गुड इवनिंग बच्चे, कुछ बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए देखिए, तो हम आ गए हैं फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे जो भौतिक विज्ञान के पहला चैप्टर उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख चुके हैं, बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं। आज के इस क्लास में देखिए हम क्या करेंगे, कक्षा 10 के विज्ञान जो 2024 के बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न है, ठीक है, इसके चैप्टर नंबर 1 पहले जो पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है ये हम देखेंगे। ठीक है, इसको आपको पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से देखिए जो भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे तो इसी में से बनेंगे, इस चैप्टर से। ठीक है, तो आज का ये क्लास बिना स्किप किए, बिना आप बैक किए, एकदम आराम से पूरा समझते हुए देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो भाई पहले तो जितने लोग भी जुड़े हैं, ठीक है, चैनल से जितने लोग भी जुड़े हैं, हम चाहेंगे अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दे, और शेयर आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो नहीं जानते हैं। ठीक है, कि अभी क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्लास चल रहा है। देखिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि पूरा आपको क्लास अच्छे से कराया जाएगा, बोर्ड परीक्षा तक आपकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। अभी ये पहला चैप्टर, इसके बाद न्यूमेरिकल बता देंगे, इसका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर आएगा। ऐसे ही बायो का भी चलता है 2 दिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चलता है, ठीक है, मैथ का, सबका चलता है। तो भाई चलिए अब आप लोग फटाफट देखिए, शेयर और लाइक कर दीजिए, और हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला आज का दीर्घ उत्तरी क्या है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, दर्पण के रेखीय आवर्धन से क्या तात्पर्य है। मतलब क्या कहते हैं, या तो दर्पण का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसके सूत्र का निगमन भी करना है भाई। इसके सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। तो देखिए दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है, हम देखिए परिभाषा लिखेंगे। देखिए दर्पण का रेखीय आवर्धन हम क्या लिखेंगे भाई, देखिए हम ये लिखेंगे। देखिए देखिए दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं भाई, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, देखिए रेखीय आवर्धन यम इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई के बट्टे ओ। आई क्या है यहाँ पे, देखिए आई क्या है भाई हमारा, आई है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई क्लियर है। तो ये तो देखिए परिभाषा हो गया कि क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं, या तो आप रेखीय आवर्धन से क्या समझते हैं। ठीक है, अब इसके सूत्र की उत्पत्ति देखिए हमको करना है। तो हम देखिए हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति, ठीक है, तो उत्पत्ति में देखिए हम एक फिगर बनाएंगे भाई। ये देखिए जो है हमारे, देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण है भाई। इस पे देखिए हम कर देते हैं भाई पालिश। क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं। ठीक है, ऐसे यम 1 और यम 2 ये हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे भाई, ये देखिए इसका यहाँ पे रहेगा, बीच में ध्रुव रहेगा। तो ये जो रहेगा मुख्य अक्ष, तो ये क्या होगा, केंद्र होगा, और ये क्या होगा, फोकस। अब देखिए हम एक वस्तु मान लेते हैं कि रखा है, क्या रखा है, देखिए ए बी रखा गया है। इसका देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए पहला किरण यहाँ जाएगा, फोकस से चला जाएगा, ठीक है, और दूसरा किरण देखिए क्या होगा,
ये फोकस से जाएगा और यहाँ चला जाएगा प्रकाशीय केंद्र से। तो ये देखिए जो बनेगा ये बनेगा ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ए बी क्या है, वस्तु है। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक थोड़ा सा चेंजेज करेंगे इसमें। देखिए इसको देखिए हम ऐसे यहाँ ओ से मिलाएंगे और इसको भी ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें देखिए ये नहीं लिख रहे हैं कि माना चित्र में एक अवतल दर्पण है, M1 M2 है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, केंद्र O है, वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश B डैश। हम डायरेक्ट देखिए आ जाते हैं त्रिभुज, किस में आ जाते हैं भाई, BAP त्रिभुज। देखिए BAP तथा त्रिभुज देखिए हम ये ले लेते हैं B डैश A डैश P में, B डैश A डैश P में, ठीक है। इन दोनों में देखिए भाई हम जैसे ही लेंगे, देखिए पहले तो देखिए ये कोण क्या है, समकोण है, तो हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण क्या हो जाएगा, A डैश। ये क्या है भाई, समकोण है, क्या है, समकोण है, ठीक है, ये क्या है, समकोण है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कोण देखिए BPA, ठीक है। तो देखिए कोण BPA बराबर कोण B डैश PA डैश, ये क्या है देखिए, परावर्तन से, परावर्तन से, ठीक है। देखिए ये कोण कह रहा है कि ये कोण बराबर क्या है, इस कोण के बराबर है। एक किरण आ रही है और एक क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, बीच में आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। अब देखिए अतः त्रिभुज BA, सही यहाँ पे P रहेगा ना, BAP समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, B डैश A डैश P, ठीक है। दोनों समरूप हो जाएंगे, क्योंकि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा ही, तीसरा अपने आप बराबर होगा ही। तो देखिए तब समरूपता के नियम से, ठीक है, तब समरूपता के नियम से देखिए क्या होगा भाई, तब समरूपता के नियम से देखिए होगा कि ये देखिए A डैश B डैश बटा AB करेंगे, इसके भुजा का अनुपात बराबर हम क्या करेंगे, देखिए A डैश P के बट्टा क्या आ जाएगा, AP, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, I हो जाएगा। और देखिए जो AB है ये क्या है, देखिए ये है वस्तु, वस्तु की लंबाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई, O हो जाएगा। और तीसरा देखिए क्या है, A डैश P है, ये देखिए क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाएंगे, देखिए U से दिखाएंगे, ठीक है, माइनस U से और U से, ठीक है। और देखिए लास्ट में जो ये है हमारा क्या कहते हैं, AP है, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाएंगे भाई, सॉरी, देखिए V से दिखाएंगे। और ये वस्तु की दूरी U हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मान रखेंगे, तो देखिए A डैश B डैश का मान क्या रखेंगे, I, ऊपर है तो प्लस में हम रखेंगे, किस में रखेंगे भाई, प्लस में। तो इस जगह I के बट्टे O बराबर V के बट्टे माइनस U, समीकरण 1। परंतु परिभाषा से देखिए यम बराबर क्या होता है, I बटे O, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या आ जाएगा, यम बराबर I के बट्टे O बराबर माइनस V के बट्टे U, ये आ जाएगा दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। क्लियर है, एक बार देखिए फिर से देखिए, ये तो देखिए हम परिभाषा से जानते हैं कि ये होता है,
इसमें देखिए दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिए, तो इसके भुजा का अनुपात बराबर होगा। ए जहाँ डैश लगा है वो प्रतिबिंब है, जहाँ डैश नहीं है वो वस्तु है, तो प्रतिबिंब बटे वस्तु, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, बस दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन था आपका कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इसके सूत्र का निगमन कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए वस्तु के स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाकर समझाइए। प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाकर समझाना है भाई कि वस्तु दिया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा, वो भी। तो पहला देखिए, जब वस्तु 2f और f के बीच हो, पहला देखिए हम लिखेंगे, जब वस्तु क्या हो भाई, 2f और f के बीच हो, देखिए 2f व f के क्या हो, बीच हो, ठीक है। तब देखिए, ये देखिए हमारा रहेगा उत्तल लेंस रहेगा भाई, ठीक है। और देखिए ये जो रहेगा ये f रहेगा, तो ये क्या होगा, 2f होगा। और यहाँ भी देखिए क्या होगा, f, और यहाँ क्या होगा, 2f, ठीक है। इधर क्या रहेगा, देखिए ये f1 रहेगा और ये क्या होगा, f2 रहेगा। अब देखिए इसमें देखिए एक वस्तु कहाँ पर खड़ा है, देखिए यहाँ पर है, f और 2f के बीच है, तो यहाँ पर देखिए ये चला जाएगा फोकस से और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, तो देखिए ये कहाँ पर काटेगा भाई, इसके बाहर काटेगा, 2f के बाहर काटेगा, a डैश b डैश, ठीक है। और ये क्या है, ab है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब 2f के बाहर उल्टा वास्तविक और बड़ा बनेगा। हो गया, किरण आरेख बना के लिख देना है, ठीक है। दूसरा देखिए इसी में क्या है भाई, दूसरा देखिए क्या है, जब वस्तु f पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, f पर हो, तो हम दूसरा के लिए देखिए जब बनाएंगे, दूसरे के लिए f पर हो, वस्तु कहाँ हो भाई, f पर हो, तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, उत्तल लेंस हो गया। और इसमें देखिए ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर देखिए f, यहाँ पे 2f, यहाँ पे फिर f और यहाँ पे 2f, ये कितना हो गया, 2 2, और ये क्या हो गया, 1 1। अब देखिए वस्तु को हमें कहाँ रखना है भाई, वस्तु को हमको देखिए 2f पे ही रखना है। तो पहला प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा, फोकस से चला जाएगा, दूसरा प्रकाशिक केंद्र, सही, दूसरा देखिए कहाँ से जाएगा भाई, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। तो देखिए दोनों प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, समांतर जा रही हैं, तो समांतर जा रही है तो यहाँ ये कहाँ काटेगी, देखिए तब ये अनंत पर उल्टा वास्तविक बहुत बड़ा, उल्टा वास्तविक और बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर है, ये हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, जब वस्तु 2f पर हो, जब वस्तु 2f पर हो तब देखिए कैसे बनेगा। देखिए तीसरा हम देखिए बना लेते हैं भाई, तीसरा क्या है, 2f पर हो, वस्तु की स्थिति कहाँ हो भाई, 2f पर हो। तो देखिए पहले तो हम एक लेंस बना लेंगे भाई, उत्तल लेंस, और देखिए ये क्या है भाई हमारा, f है, f1, और ये क्या है, 2f1, और इधर देखिए क्या होगा, f2, और इधर क्या होगा भाई, 2f2। अब देखिए प्रतिबिंब सही बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दूरी बराबर होनी चाहिए, फिर ये दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर कम अधिक रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। यहाँ पर बोर्ड में देखिए हम लोग जब बनाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, क्योंकि आपका क्या है, बोर्ड में बराबर नहीं होता है मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर f से जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, देखिए इसी के ठीक नीचे काटेगा, a डैश b डैश, और ये क्या है, a b। तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, 2f पर उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। क्लियर है, वस्तु के बराबर बनेगा,
कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। देखिए इसमें देखिए तीन स्थिति दिया था हमको, जब 2f और f के बीच हो तो बड़ा बनेगा, अब जब f पर हो तो क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा, और उसके बाद 2f पे आ जाएगा तो 2f पर ही बनेगा दूसरे साइड और उसी के बराबर बनेगा। ये क्लियर है, क्लियर है ये। चलिए भाई, तो ये देखिए क्लियर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रांति कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। क्रांति कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए इसके लिए हम मान लेंगे कि ये एक क्या है, हमारा अपवर्तक तल है, ये देखिए क्या है, सघन माध्यम। देखिए इसको हम मान लेंगे कि माध्यम है कोई, ठीक है, और ये क्या है, वायु है, ठीक है। अब देखिए जो क्रांतिक कोण बनेगा भाई, क्रांतिक कोण देखिए क्या बनेगा, प्रकाश किरण आएगी और जब ये क्या होगी, इसी दिशा में वापस इस पर जाने लगेगी, ये 90 अंश रहेगा, तब इसको हम क्या कह देंगे, क्रांतिक कोण कह देंगे। क्या कह देंगे, क्रांतिक कोण। तो हम देखिए मान लेंगे कि माना प्रकाश किसी माध्यम से वायु में जा रहा है, ठीक है, किसी माध्यम से कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है। अब देखिए हम लिखेंगे, देखिए माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक देखिए क्या आ जाएगा भाई, देखिए अपवर्तनांक देखिए आ जाएगा AN माध्यम ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 1 के बटा देखिए क्या आ जाएगा भाई, MNA, ठीक यही है ना। देखिए माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वायु का, वो वायु के सापेक्ष क्या होगा, इसके विपरीत होगा, ठीक है। तो हम देखिए इसका मान रख देंगे 1 के बटा, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, साइन सी अपान साइन 90, साइन 90 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए यन बराबर आ जाएगा सीधे सीधे साइन 90 बटा साइन सी, क्योंकि जब वायु के सापेक्ष रहेगा तभी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा, वायु के सापेक्ष रहेगा तभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा यन बराबर 1/साइन सी, ये हो गया संबंध, क्लियर है। देखिए हम यहाँ एक क्यों लिए, जब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक होता है तो उसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और यहाँ पर जो है ये आई कब रहेगा, जब माध्यम के सापेक्ष वायु का निकालेंगे, दोनों एक दूसरे के उल्टा होंगे, विपरीत, ठीक है। तो ये देखिए संबंध हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्या है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके लिए निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसके लिए ये चारों को बताना है क्या होता है। तो पहले तो देखिए हम लिख देते हैं गोली दर्पण क्या होता है। देखिए कांच के खोखले गोले के कटे भाग को जिसके एक तरफ पालिश की गई होती है गोलीय दर्पण कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। कांच का देखिए गोला रहेगा, उसके कटे भाग को जिसके एक तरफ क्या की गई होती है, पालिश की गई होती है, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण। और देखिए गोली दर्पण देखिए कैसे आएगा भाई, दो प्रकार का होगा। देखिए जैसे ये हम मान लेते हैं कि ये देखिए कांच का देखिए गोला है, ठीक है, ऐसे देखिए ये देखिए गोला है, और इसको देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं भाई, बीच से कहीं से भी, ठीक है, बीच से ऐसे देखिए काट देते हैं, ठीक है, कट गया ये। अब इसमें देखिए हम दो प्रकार से पालिश कर सकते हैं, कैसे कैसे देखिए पालिश कर सकते हैं।
एक पे देखिए जो हम पॉलिश करेंगे वो देखिए बाहर से कर सकते हैं, इसे बाहर से, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और एक पे जो पॉलिश हम कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं भाई, अंदर से। क्लियर है? तो ये देखिए जो बाहर वाला है इसको हम बोलेंगे अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। और ये जो अंदर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। दो प्रकार के दर्पण हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आता है देखिए इसको और आप ऐसे कर दीजिए, काट दीजिए, अलग अलग कर दीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये दो प्रकार के क्या हो गए, दर्पण हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम देखेंगे देखिए गोली दर्पण संबंधित परिभाषा। ध्रुव है, केंद्र है, मुख्य अक्ष है, फोकस है, ठीक है, फोकस दूरी है। अब हम इसका क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो देखिए भाई परिभाषा देखिए हम देखेंगे तो पहला क्या है इसमें भाई, ध्रुव। पहला क्या है, ध्रुव है। तो देखिए ध्रुव क्या है भाई, देखिए देखिए दर्पण के, दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक तल के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। ध्रुव कहते हैं, इससे P से व्यक्त करते हैं क्योंकि इसे पोल कहते हैं इंग्लिश में। देखिए जैसे ये देखिए आपका दर्पण है, ठीक है, तो इसका देखिए ये जो है परावर्तक तल है। देखिए इस पे हम पॉलिश कर दे, चाहे अंदर चाहे बाहर कोई भी कर दे पॉलिश ऐसे, तो जो इसका देखिए मध्य बिंदु का आएगा ये क्या कहलाएगा भाई, ये ध्रुव कहलाएगा, P ध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया? पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव। दूसरा क्या है देखिए, वक्रता केंद्र है भाई। दूसरा देखिए क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र देखिए क्या होता है, गोली दर्पण अभी हम बताइए क्या होता है, कांच के किसी खोखले गोले का कटा भाग होता है। तो जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस गोले का, जिस गोले का भाग होता है, भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, केंद्र कहते हैं, ठीक है। उसके केंद्र को क्या कहेंगे भाई, वक्रता केंद्र कहेंगे। जैसे देखिए अभी हम देखें ये क्या है, एक गोली दर्पण है, ठीक है, इस पे मान लो कि हम पॉलिश कर दिए इसे। तो देखिए ये गोली दर्पण है, तो ये काटने से पहले ऐसे किसी न किसी गोले का भाग रहा होगा, तो ये तो इसका ध्रुव है ही, तो इसका जो केंद्र रहेगा इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। ये देखिए क्या आ गया, वक्रता केंद्र। पूरा गोला बनाएंगे तो एक गोला बनेगा, ठीक है, तो इस गोले का जो क्या रहेगा, केंद्र रहेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष भी हम इसी में समझ लेते हैं भाई। देखिए मुख्य अक्ष देखिए क्या होगा भाई, तीसरा है मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है भाई, देखिए ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा वक्रता केंद्र कहलाती है, वक्रता केंद्र
कहलाती है। ठीक है, यही देखिए जो ध्रुव और केंद्र को जो रेखा ऐसे मिला देगी, इससे मुख्य अक्ष कहलाती है ना। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी भाई? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए मुख्य अक्ष। तो यही देखिए केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाएगी इसे ही हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है? मुख्य अक्ष कहते हैं। कंफर्म है? क्लियर है भाई? चलिए अब लास्ट देखते हैं। लास्ट देखिए फोकस तथा फोकस दूरी क्या है भाई? देखिए चौथा देखिए है हमारा फोकस तथा फोकस दूरी। ठीक है, फोकस तथा फोकस दूरी देखिए क्या होता है भाई? फोकस देखिए ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। जैसे देखिए भाई यहाँ पे देखिए दो हम ले लेते हैं। देखिए एक देखिए हम दर्पण ये ले लेते हैं। ठीक है, या तो एक मिनट देखिए हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए भाई एक देखिए हम इससे दर्पण बना लेंगे और एक किससे बना लेंगे? इससे दर्पण बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए दोनों से देखिए इसका जो है देखिए आधा भाग हम क्या करेंगे भाई? कट कर देंगे। ठीक है, कैसे कर देंगे? देखिए यहाँ से आधा भाग इसको ऐसे कर दिए कट। यहाँ से हमारा देखिए ये बन जाएगा उत्तल दर्पण और इसमें देखिए हम बना देंगे ऐसे अवतल दर्पण बना देंगे। क्लियर है भाई? चलिए देखिए पहले तो हम देखिए पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, इसको भी भाई पॉलिश कर देते हैं। देखिए यहाँ तो ये ध्रुव है और ये क्या है भाई? केंद्र है, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ध्रुव है और ये रेखा क्या है भाई? मुख्य अक्ष है, ये केंद्र है। अब देखिए कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलेंगी ऐसे। ठीक है, इसमें भी समांतर चलेगी और इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी। तो देखिए कह रहा है समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर देखिए मिलती हैं, इसमें तो देखिए आके किसी न किसी बिंदु पे ऐसे मिल जाएंगी, लेकिन इसमें चली जाएगी इधर। देखने पर लगेगा कि कहीं से ये आ रही है। ठीक है, देखने पर क्या लगेगा कि ये दोनों किरणें कहीं से आ रही हैं ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका होगा फोकस और यहाँ पर क्या होगा? ये आपका क्या होगा? फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोकस कहते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसी में केवल है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी
फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है, इसको स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। मतलब यही देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, देखिए फोकस कहेंगे, ठीक है। और यहाँ भी देखिए क्या है, देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये क्या कहलाएगी, फोकस कहलाएगी। फोकस से देखिए क्या कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। क्लियर है। तो ये देखिए, ये आपके थे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल बता देंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग तैयार करते रहिए, पूरा तैयारी करवा दिया जाएगा 2024 के बोर्ड परीक्षा का। बस आपको क्या करना है भाई, लाइक करते रहना है और शेयर जरूर करिए, लाइक शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।